गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कहानी लेखन का अभ्यास करेंगे। हम पत्र लेखन, अहवाल, कहानी किस तरह लिखना है वह जानते हैं। परीक्षा में आपको या प्रश्न पत्र में मुद्दे आपको दिए जाते हैं, उसके आधार पर आपको अपने मन से कहानी बनानी है, फिर उसे लिखना है। लेकिन परीक्षा में किस तरह लिखना है मैं आपको बता दूं कि आपको प्रश्न पत्र में मुद्दे दिए गए हैं तो वह मुद्दे आपको प्रश्न फिर से आंसर की में लिखना नहीं है, पर सबसे पहले ये मुद्दे अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका शीर्षक हम क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न क्रम और कहानी का शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखने के बाद जो मुद्दे वहाँ प्रश्न पत्र में दिए गए हैं उसके आधार पर हमारे विचार से उसे कहानी बनानी है, विचारों में कहानी बनानी है, फिर उसे लिखना है और अंत में इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या बोध मिलता है, वह अलग पैराग्राफ में यानी कि लास्ट पैराग्राफ में हमें लिखना है। इस तरह 3 भागों में हमें कहानी लिखनी है। सबसे पहले उसका हम शीर्षक लिखेंगे जो आकर्षक होगा, कम से कम शब्दों में और आकर्षक होगा, उसे अवतरण में लिखना है। उसके बाद कहानी लिखनी है, फिर उसमें से मिलने वाली सीख लिखनी है। इस तरह हमें कहानी के 3 भागों में कहानी हम लिख सकते हैं। आज हम यहाँ पर उस कहानी देखेंगे कि कुछ मुद्दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वह मुद्दे बताती हूँ या लिखवाती हूँ। कहानी लेखन, अंधी औरत, आंखों का इलाज, आंखों का इलाज, अच्छी होने पर ही डॉक्टर को पूरी फीस, अच्छी होने पर डॉक्टर को पूरी फीस देने की शर्त। औरत के घर से डॉक्टर का फर्नीचर तथा अन्य कीमती चीजें चुरा कर ले जाना, धीरे धीरे डॉक्टर का सारी चीजें
धीरे धीरे सारी चीजें गायब। औरत की आंखें, औरत की आंखें अच्छी होना। अच्छी होना। घर में सामान न देखना। घर में सामान न देखना। घर में सामान न देखना। डॉक्टर को फीस न देना। डॉक्टर का अदालत में, डॉक्टर का अदालत में जाना। डॉक्टर का अदालत में जाना। न्यायाधीश न्यायाधीश का मामले को समझ जाना। मामले को समझ जाना। न्यायाधीश का मामले को समझ जाना। फैसला औरत के पक्ष में। फैसला औरत के पक्ष में। सीख यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुद्दा दिया है, अंधी औरत आंखों का इलाज करवाना, अच्छी होने पर ही डॉक्टर को फीस देने की शर्त। औरत के घर से डॉक्टर का फर्नीचर तथा अन्य चीज़ें गायब होना, चुरा कर ले जाना। धीरे धीरे सारी चीज़ें गायब। औरत की आंखें अच्छी होना। घर में सामान न देखना। डॉक्टर को फीस न देना। डॉक्टर का अदालत में जाना। न्यायाधीश का मामले को समझ जाना। फैसला औरत के पक्ष में। यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि ये सारी बातें ध्यान में रखकर हमें कहानी बनानी है। आप आज तक कहानी बनाते आए हैं, इसलिए आपको पता तो है ही, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि अंधी औरत थी, आंखों का इलाज करवाती थी, अच्छी होने पर ही डॉक्टर को पूरी फीस न देने की उसने शर्त रखी। तो इस तरह थी, है या ऐसे शब्द, एक एक शब्द इसमें जोड़कर कहानी बना देते हैं। लेकिन इस तरह हमें कहानी नहीं बनानी। कहानी इस तरह बनानी है कि पूरा मामला, पूरी कहानी क्या का भावार्थ क्या है वह हम अच्छे से समझ सके, या सामने वाला जो सुनने वाला है या देखने वाला है वह पूरी तरह समझ सके। इस तरह उसे हमारे विचार इसमें नए डालकर हमें कहानी बनानी है। लेकिन मैंने जिस तरह आपको अभी अभी बताया उस तरह बच्चे थी, था, थे जैसे शब्द डालकर कहानी पूरी कर देते हैं और लिखते हैं तो ऐसे जैसे बाबा आलम के ज़माने के अक्षरों में। कुछ पता ही नहीं चलता उर्दू में लिखा है क्या किस भाषा में लिखा है।
इसलिए अच्छे से अच्छे अक्षरों से लिखना है। सबसे पहले मुझे ये भी आपको बताना है कि आप हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उस पर सिरोरेखा बनाना अनिवार्य है, क्योंकि सिरोरेखा के बिना देवनागरी लिपि लिखी जाती नहीं है। तो आपको ये सिरोरेखा अवश्य बनाना है। लेकिन मैंने कई बच्चों के लिखावट देखी है जिसमें सिरोरेखा का तो नामो निशान नहीं होता, फिर वो विराम चिन्ह भी नहीं होते। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कम से कम जो विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, ये सारे विराम चिन्ह, उद्गार चिन्ह है, अवतरण चिन्ह है, ये सारी बातें तो होनी चाहिए। जो आप जितने भी जानते हैं विराम चिन्ह, उसका कहाँ पर किस तरह उपयोग करना है वह आपको पता होना चाहिए और अपनी लिखावट में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिना विराम चिन्ह की आपकी लिखावट सही नहीं है। इसलिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको सिरोरेखा बनानी है। हिंदी में जब आप लिखते हैं तो आपको सिरोरेखा बनानी है, और दूसरी बात कि आपको विराम चिन्ह भी बनाने हैं। तो यहाँ पर हम कहानी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारे मुद्दे ध्यान में रखकर मन में एक विचार आया कि इसका हम शीर्षक क्या दे सकते हैं। तो जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसे को तैसा उसका शीर्षक हम दे सकते हैं, क्योंकि इस कहानी के मुद्दे को पढ़कर हमें पता चलता है कि इस कहानी में पहले डॉक्टर वह औरत का इलाज करता है। फिर इलाज करते करते वह सोचता है कि ये घर में जो भी फर्नीचर है, जो भी कीमती चीज़ें हैं, वह सब मैं ले जाऊंगा तो इस औरत को पता चलेगा नहीं। तो वह इलाज करने के लिए रोज़ उन औरत के घर पर आता है, लेकिन घर पर आता है तो कोई ना कोई चीज़ अपने साथ वह ले जाता है चुरा कर, क्योंकि तब तो वह औरत देख नहीं पाती थी। इसलिए सारी चीज़ें एक एक करके जब तक उसका इलाज चला तब तक सारी चीज़ें उसके घर में से गायब होती रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी वापस आई औरत की, और जब रोशनी वापस आई तो उसने घर में देखा तो कुछ था ही नहीं। जो भी घर में कीमती चीज़ें थी वो भी गायब थी, फर्नीचर गायब था। उसे पता चल गया कि मेरे घर में और कोई नहीं, वो डॉक्टर ही आता था मेरा इलाज करने के लिए, और डॉक्टर ने ही ये सारी चीज़ें चुराई है। फिर उसने फीस देने से मना कर दिया। उसकी शर्त थी कि यदि मैं देख पाऊँ तो मैं आपको फीस दूंगी। डॉक्टर के हिसाब से वह देख सकती है, लेकिन अब औरत औरत बड़ी चतुर थी। वह क्या आइडिया करती है देखो तो, वह जब डॉक्टर ने अदालत में केस कर दिया उसके खिलाफ कि उसका इलाज मैंने किया, वह देख नहीं पाती थी, उसका इलाज किया, तो अब वह मुझे फीस देने से इनकार कर रही है। वह औरत अदालत में गई और जज ने, न्यायाधीश ने उसे कहा कि आप क्यों उनकी फीस देना नहीं चाहते। तो वह औरत ने बताया कि न्यायाधीश साहब को बताया कि मेरी शर्त थी कि मैं जब देख पाऊँगी तब मैं आपको आपकी फ़ीस दूँगी, पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो न्यायाधीश भी अचंभित हो गए उसकी बात सुनकर। फिर उसने कहा कि मेरे घर में जितनी भी कीमती चीज़ें थी, जितना भी फर्नीचर था, उसमें से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो मैं कैसे ठीक हुई? मैं तो देख ही नहीं पाती। न्यायाधीश सारी मामले को समझ गए। उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर ने ही सारी चीज़ें चुरा ली हैं, तो यह औरत उसे सीख देना चाहती है, उसे अपनी चीज़ें उससे वापस निकलवाने की युक्ति उसने बनाई है। तो न्यायाधीश ने औरत को न्याय दिया और कहा कि आप फीस नहीं दोगे। और डॉक्टर को कहा कि आपको यदि फीस लेनी है तो उसकी सारी चीज़ें आपको लौटानी पड़ेगी, तब आपको फीस मिलेगी, क्योंकि उसे कुछ दिखाई तो नहीं देता, दिखना चाहिए सब कुछ। तो आपकी शर्त के अनुसार यदि उसे दिखाई देगा तो वह आपकी फीस भर देगी। इस तरह औरत ने, डॉक्टर ने जो भी दुष्ट कृत्य किया था उसके साथ उसके जैसा ही व्यवहार किया। इसलिए हम इस कहानी का शीर्षक जैसे को तैसा दे सकते हैं। सबसे पहले हम
गांव था। गांव में कई लोग रहते थे, कई परिवार गांव में बसे हुए थे, आराम से सुख शांति से रहते थे। गांव में कई प्रकार की सुविधाएं भी थी। पूरी तरह गांव में सभी प्रकार की व्यवस्था और थी कि किसी भी कार्य के लिए कई बार जाना न पड़े। तो यहाँ पर इस गांव में एक परिवार था जिसमें एक अंधी औरत अकेली थी और अंधी औरत पहले देख सकती थी, फिर किसी कारणवश उसकी आँखों की रोशनी चली गई। तो उसने डॉक्टर से इस रोशनी का इलाज करवाने के लिए सोचा। तो वह आँखों का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी आँखें ठीक कर दूँगा, आपकी रोशनी में वापस ला दूँगा। फिर भी औरत बड़ी चतुर थी, उसने शर्त रखी कि मेरी रोशनी वापस आ जाएगी, यानी कि मैं सब कुछ देख सकूँगी, तब मैं आपको फीस दूँगी। तो डॉक्टर के सामने उस औरत ने शर्त रखी कि मेरी रोशनी वापस आने पर, मैं अच्छी तरह ठीक होने पर आपकी फीस दे दूँगी। डॉक्टर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि डॉक्टर को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वह सोचता था कि मेरे इलाज से वह औरत ठीक हो जाएगी। वह पूरी लगन के साथ उसका इलाज करना उसने शुरू कर दिया। लेकिन औरत के घर में जो कीमती चीज़ें थी, फिर उसका फर्नीचर था, ये सब देखकर डॉक्टर के मन में लालच हुई कि ये औरत तो देख नहीं पाती, एक एक करके मैं यदि ले भी जाऊँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो डॉक्टर औरत को कहता है कि आप मेरे अस्पताल आप आना मत, मैं आपके घर पर आपका इलाज करवाने के लिए आऊँगा। तो जब डॉक्टर जब भी घर पर आता था तो कुछ न कुछ चीज़ औरत के घर से उठाकर ले जाता था। इस तरह जब तक यह औरत की आँखों का इलाज चला, तब तक डॉक्टर हर दिन उसके घर आता रहा इलाज के बहाने और कुछ न कुछ उसके घर से ले जाता था। इस तरह उसके घर की सारी कीमती चीज़ें और फर्नीचर सब उसके घर में से गायब हो गया। तो फर्नीचर तथा अन्य कीमती चीज़ें चुरा कर वे ले गया। फिर धीरे धीरे इलाज के कारण वह औरत की आँखों की रोशनी वापस आ गई, यानी कि वह देख सकती थी। उसने देखा तो घर में सारी चीज़ें गायब थी, सारी चीज़ें कीमती चीज़ें और फर्नीचर सब कुछ गायब था, कुछ भी घर में था नहीं। औरत पूरी बात को समझ गई कि मेरे घर में और कोई आता तो था नहीं, तो कौन ले जा सकता है। डॉक्टर के अलावा और कोई ले ही नहीं जा सकता, उसे पूरा विश्वास था। तो औरत ने अच्छी होने पर, उसकी आंखें अच्छी होने पर उसने घर का सामान जब नहीं देखा तो उसने डॉक्टर को फीस देने से इनकार कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे घर की सारी चीज़ें चुरा कर ले गए हो, ऐसा नहीं कहा, बल्कि उसने ऐसा कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं आपको फीस कैसे दूँ। फिर डॉक्टर को लगा कि ये मेरे साथ बेईमानी कर रही है, तो डॉक्टर ने अदालत में उसके खिलाफ केस डाल दिया और शिकायत दर्ज कर दी। फिर न्यायाधीश ने इस मामले को सुलझाने के लिए औरत को कोर्ट में बुलाया। कटहरे में खड़ी इस औरत ने अपना फैसला सुनाया कि मैं इस डॉक्टर को फीस देने वाली नहीं। तो न्यायाधीश ने पूछा कि क्यों, आप अंधी थी, आपका इस डॉक्टर ने इलाज किया जिससे आप अच्छी से ठीक भी हो गई। तो औरत ने तुरंत मना कर दिया कि मैं ठीक हुई ही नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो न्यायाधीश ने कहा क्या नहीं दिखाई देता। तो उसने कहा मेरे घर का पूरा फर्नीचर और कीमती चीज़ें तो मुझे दिखाई नहीं देती, तो फिर मैं कैसे ठीक हुई। तो न्यायाधीश इस बात को समझ गए
कि ये औरत क्या कहना चाहती है। उसका औरत का कहने का तात्पर्य है कि मेरे घर की चीज़ें, सारी चीज़ें मुझे जब दिखाई देगी तब मैं इस डॉक्टर को फीस दूंगी। तो न्यायाधीश समझ गए कि एक एक करके डॉक्टर इलाज के बहाने उनके घर पर जाता था और सारी चीज़ें चुरा कर अपने घर ले गया है। फिर न्यायाधीश ने औरत के पक्ष में फैसला किया कि डॉक्टर को कहा कि उसे अपने घर की सारी चीज़ें जब दिखाई देगी तब आपको फीस देगी। तो डॉक्टर को बात समझ में आ गई कि मैंने जितनी भी चीज़ें उसके घर से चुराई है वह सारी चीज़ें मुझे वापस करनी पड़ेगी यदि मुझे फीस लेनी है तो उसने इस तरह बड़ी चालाकी से अपनी सारी चीज़ें उसने वापस ले ली और डॉक्टर को भी अपने झांसे में उसने फंसा दिया। और डॉक्टर ने जिस तरह वह औरत के साथ जैसा व्यवहार किया था वैसा ही व्यवहार उस औरत ने भी डॉक्टर के साथ किया। तो इस तरह हमें यहाँ पर हम जैसा डॉक्टर ने उस औरत के साथ किया वैसा ही उस औरत ने डॉक्टर के साथ किया, उसके हिसाब से हम इसका शीर्षक दे सकते हैं जैसे को तैसा। गुजरातीમાં એને કહેવાય જેવા સાથે તેવા, बराबर। और अब आपको ये कहानी पूरी इस तरह लिखनी है। फिर आपको यहाँ पर सीख का एक अलग पैराग्राफ बनाकर लिखना है कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी लाचार व्यक्ति का लाभ उठाकर हमें कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए नहीं, क्योंकि यदि ऐसा करने पर किसी तरह हमारे साथ भी ऐसा बुरा हो सकता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, इसलिए हमें कभी भी किसी की लाचारी का लाभ उठाना चाहिए नहीं। इस तरह इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है हम जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करें, किसी की लाचारी का लाभ उठाकर अपने फायदे का कभी न सोचें। इस तरह हम यहाँ पर उसकी सीख लिख सकते हैं। तो आपको ये कहानी के सबसे पहले मुद्दे लिखने हैं, उसके बाद शीर्षक लिखना है, उसके बाद कहानी लिखनी है और उसके बाद उसमें से मिलने वाली सीख लिखनी है। आज के होमवर्क में पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मुद्दे लिखने हैं। आप जब घर में होमवर्क करते हैं तब आपको अपनी नोटबुक में मुद्दा लिखना है, लेकिन जब परीक्षा में आंसर की में जब लिखना होता है तब आपको ये मुद्दा लिखना नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप जब वर्कशीट में कुछ भी लिखते हैं तो प्रश्नों के उत्तर आप डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब प्रश्न लिखते नहीं, लेकिन उसकी सूचना अवश्य लिखें, क्योंकि प्रश्न एक वाक्य का है, 2 वाक्य का है या विस्तार से लिखना है। किस तरह का प्रश्न है ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी लिखते हैं तब क्या करते हैं, पूरा आंसर नहीं लिखते और पूरा आंसर न लिखकर उसमें कुछ बीच बीच में से आप उसे वो डॉक्टर की तरह गायब कर देते हैं। डॉक्टर जिस तरह चीज़ों को गायब करता है उसी तरह आप शब्दों को गायब कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखना ना पड़े इसलिए। तो आपको मैं बता दूं कि आप जब भी लिखते हैं तो सूचना लिखें, फिर प्रश्नों के क्रम में लिखें, क्योंकि आप क्रम में भी नहीं लिखते, उलट सुलट। सभी की बात नहीं कर रही, जो बच्चे इस तरह से लिखते हैं वो समझ गए होंगे कि ऐसा हम करते हैं, तो वह अपने लिखावट में सुधार लाए। फिर एक दूसरी बात भी बतानी है कि आप जब वर्कशीट लिखकर हमें वापस करते हैं तो आगे की जो वर्कशीट आपकी हम तक नहीं पहुंची चेकिंग के लिए, यानी कि आपने लिखी नहीं थी, फिर बाद में जब दूसरी वर्कशीट देते हैं उसके साथ आप पहले की वर्कशीट भेजते हैं चेक करने के लिए, तो उसके साथ प्रश्न पत्र अवश्य रखें, क्योंकि हमारे पास जो भी वर्कशीट हमें चेक करनी है उसका ही होता है प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र न होने के कारण हमें कितने मार्क्स का वह प्रश्न है वो, और सूचना भी आप लिखते नहीं हैं, तो सूचना के बिना इस प्रश्न के कौन से क्या उत्तर है वह भी हम नहीं समझ पाते, कितने मार्क्स देने हैं वह भी हम नहीं समझ पाते। इसलिए आप उसके साथ वर्कशीट के साथ प्रश्न पत्र अवश्य रखें और प्रश्न लिखते समय उसमें सूचना अवश्य लिखें। जैसे व्याकरण विभाग में तो खास
व्याकरण विभाग में आपको लिखना है कि प्रश्न नंबर 4, तो निम्नलिखित प्रश्नों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों की भावाचक संज्ञा बताइए। ये सब आपको लिखना है, क्योंकि आप यदि ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपने जो भी आंसर लिखा है वह क्या है वो हमें पता नहीं चलेगा। एक तो उसके साथ प्रश्न पत्र नहीं है, फिर आपने उसकी कोई सूचना नहीं लिखी, तो हमें ये आंसर और इसके मार्क्स कितने हैं वो भी हमें तय करने में परेशानी होती है। इसलिए आप उसके साथ प्रश्न पत्र अवश्य जोड़ें अपनी आंसर के साथ। प्रश्न हमेशा क्रम में लिखें और व्याकरण के सभी प्रश्नों की सूचना लिखकर प्रश्न और उसके बाद सामने उसका उत्तर लिखना है। जैसे कोई समानार्थी शब्द लिखना है तो गगन शब्द आपको दिया तो गगन का समान, आकाश शब्द दिया तो आकाश का समानार्थी शब्द आपको लिखना है नभ, तो पहले आकाश फिर नभ, इस तरह लिखो, क्योंकि वो चेक करने में हमें बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप हमारी बात समझो, मुझे पता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज आपको मैंने जो बात बताई है वो हमेशा याद रखनी है। अपनी नोटबुक में एक पूरी कहानी के मुद्दे लिखने हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की ऐसी कहानी यदि पूछी जाती है तो आपको उसके मुद्दे न लिखकर सभी मुद्दों को इसमें समाविष्ट हो जाए उसी तरह अपने विचारों में कहानी बनानी है। जिस तरह अपनी अम्मा या दादी आपको कहानी सुनाती है उसी तरह, और उसमें से फिर आपको क्या लिखना है, सीख लिखना है और उसका शीर्षक भी आपको देना है। लेकिन शीर्षक लास्ट में नहीं लिखना है, शीर्षक ऊपर लिखना है, फिर कहानी लिखनी है और फिर उससे मिलने वाला बोध लिखना है। इस तरह हमें अच्छी तरह से कहानी लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो एक कहानी आपको लिखनी है और साथ में ऐसी कई कहानियाँ आपको कहीं से भी ऐसे मुद्दे मिले तो उसे बनाने की कोशिश करना, जिससे आपको आपके विचारों को वेग भी मिलेगा और आप अच्छी तरह कहानी बना भी सकेंगे। तो मैंने जो बातें आपको बताई है वो सारी बातें आपको याद रखनी है और किस तरह वर्कशीट लिखना है वह भी याद रखना है। और साथ में परीक्षा में जब आपको प्रश्न पत्र लिखना होता है तो उसका भी क्रम जारी रहे वो अति आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में भी यही परेशानी, यही दिक्कत होती है कि एक प्रश्न जब हम देखते हैं तो उसके मार्क्स अलग होते हैं, तो आप एक प्रश्न में दूसरा प्रश्न लिख देते हैं तो उसके मार्क्स अलग होते हैं, तो गिनने में परेशानी होती है। इसलिए आप क्रमिकता जारी रखें, फिर अपनी लिखावट को स्वच्छ सुंदर सुघड़ बनाएं, विराम चिन्हों के साथ लिखें और सिरोरेखा बनाकर लिखें। ओके, थैंक यू।